नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डी बुक्स में। आज हम लेकर आए हैं रोमांच, रहस्य और सस्पेंस से भरपूर कहानी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं पूरे चांद की रात की यह रोमांचक ऑडियो बुक। पार्ट 1। सुनील ने ब्लास्ट के मालिक एडिटर इन चीफ मलिक साहब के भव्य ऑफिस में कदम रखा। गुड मॉर्निंग सर, वो बड़े अदब से बोला। मलिक साहब ने सिर उठाकर बाइफोकल्स में से उसकी तरफ झांका। आओ, वो बोले, बैठो। सर, मैं और खबरदार, जो कहा मैं ऐसे ही ठीक हूं। गुस्ताखी माफ सर, मैं ऐन यही कहने वाला था। मुझे मालूम है, इसीलिए खबरदार किया। सर, मैं आपके सामने। ओके, मैं खड़ा हो जाता हूं। ओह नो सर। सुनील तत्काल एक विजिटर्स चेयर पर ढेर हुआ। नेवर सर। मलिक साहब ने उसके एक्शन के अनुमोदन में सिर हिलाया। हुज्जत बिना कोई काम नहीं कर सकते हो? फिर बोला, जी हां। क्या जी हां? हुज्जत बिना कोई काम नहीं कर सकता हूं। मलिक साहब ने घूर कर उसे देखा। सुनील ने उनसे निगाह न मिलाई। वो उनके सिर के ऊपर से पिछली दीवार पर निगाह टिकाए रहा। मलिक साहब ने एक आहासी भरी कुर्सी में पहलू बदला और फिर बोले, मैं तुम्हारी साफगोई की दाद देता हूं। थैंक यू सर। सिगरेट पियोगे? नो सर। वजह? छोड़ दी। अभी 5 मिनट पहले पी थी। मैं भूतकाल की बात नहीं कर रहा। अभी 10 मिनट बाद फिर पीऊंगा। आई सी। आई थिंक आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। सुनील खामोश रहा। लेकिन अगर 10 मिनट में यहां से फारिग न हुए तो 15 मिनट बाद फिर पीऊंगा। 15 मिनट में फारिग न हुए तो 20 मिनट बाद पियोगे? नो। यस सर। विस्की? विस्की के बारे में क्या कहते हो? जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल, तुम्हारा फेवरेट ब्रांड। सर, मैं दिन में नहीं पीता। अच्छा, पहले तो ऐसा कोई परहेज तुम्हें नहीं था। सर, अब मैं दिन में नहीं पीता। यानी कि सुधर रहे हो? ऐसा मुमकिन तो नहीं, लेकिन जी हां। क्या जी हां? सुधर रहा हूं। यानी कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अभी 900 नहीं हुए। कसर है अभी? जी हां। कसर पूरी करने की कोशिश तो जारी होगी। आजकल नहीं। वजह? ब्लास्ट में जो नए ट्रेनी जर्नलिस्ट आते हैं वो मेरे लाइफस्टाइल से गलत सबक लेते हैं, समझते हैं। घूंट लगाए बिना, कश लगाए बिना पत्रकारिता नहीं होती, कलम नहीं चलती। यानी कि आजकल एक नोबल काज के लिए कुर्बानी कर रहे हो। यस सर। जिसके लिए ब्लास्ट को तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए। आजकल एहसानमंद कौन होता है? ब्लास्ट होता है तो एहसानमंदी सिर माथे। Enough of that. Now shall we come to the point? Yes. Please sir. आजकल क्या कर रहे हो? ब्लास्ट की नौकरी कर रहा हूं। अरे भाई, उसके अलावा क्या कर रहे हो? अपने एम्प्लॉयर की हाजिरी भर रहा हूं। आई सैड। मलिक साहब के लहजे में सख्ती का पुट आया। Enough of that स्मार्ट टॉक। सारी सर, आजकल मैं कुछ नहीं कर रहा। यानी कि ब्लास्ट की नौकरी करना और कुछ न करना एक ही बात है। सर, तनख्वाह के नुक्ता निगाह से तो एक ही बात है। वैसे एक ही बात नहीं है। वैसे एक ही बात क्यों नहीं है? निकम्मा आदमी किस काम का? तो काम क्रिएट करो। करता हूं न। क्या करते हो? दीवार को धक्का देता हूं।
उधेड़ के बुनता हूं, फाड़ के सीता हूं, तोड़ के जोड़ता हूं। इससे ब्लास्ट को क्या फायदा? मुझे फायदा है। तुम्हें क्या फायदा है? काम करने की प्रैक्टिस बनी रहती है। एंड प्रैक्टिस, यू नो सर, मेक्स ए मैन परफेक्ट। मलिक साहब वे होठों के कोरों पर एक क्षीण सी मुस्कुराहट प्रकट हुई और तत्काल लुप्त हो गई। वो तमाम चुहलबाजी नुमाइशी थी। मलिक साहब सुनील को पुत्रवत चाहते थे। दिल से उसकी कोई खामी उन्हें दिखाई नहीं देती थी। कोई हरकत उन्हें नागवार नहीं गुजरती थी। दिखावे के लिए सब गलत था, काबिले एतराज था, नाकाबिले बर्दाश्त था। तंत्र मंत्र में विश्वास करते हो? एकाएक वे बोले। जी। मैंने पूछा, तंत्र मंत्र में विश्वास करते हो? दिन में घूंट लगाना छोड़ने के बाद से क्या ऊंचा सुनाई देने लगा है? नो सर। तो जवाब दो। नहीं। मायाजाल में? नहीं। कुंडलिनी जगाने में? नहीं। झाड़फूंक में? ओझागिरी में? नो सर। सोई तकदीर जगाने के लिए कोई अनुष्ठान करने में? किसी सुंदरी बाला के मन में अपने लिए प्यार जगाने के लिए कोई जप करने में? गुप्त खजाने का पता पाने के लिए कोई यज्ञ करने में? नेवर सर। यानी कि अलौकिक में, सुपरनेचुरल में तुम्हारी कोई आस्था नहीं? प्रारब्ध के अलावा मेरी किसी बात में कोई आस्था नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से कोई अनुष्ठान, कोई यज्ञ, कोई जप तप प्रारब्ध को नहीं बदल सकता। कई पहुंचे हुए योगी बड़े तांत्रिक दावा करते हैं प्रारब्ध को बदल देने का। गलत दावे करते हैं फेट इज इनएविटेबल, नीति अटल है। सितारों की गर्दिश के बारे में क्या कहते हो? क्या उनका मानवीय कार्यकलापों पर कोई असर होता है? सितारों की गर्दिश से क्या मुराद है आपकी? मसलन जिन लोगों का इन बातों पर अकीदा होता है, पूरे चांद की रात उन पर असर करती है। गुस्ताखी माफ सर, आपने अपनी आंखों से ऐसा कोई असर होता देखा? नहीं देखा, लेकिन कहने वाले कहते तो हैं ऐसा। कौन कहने वाले? मसलन मेरा एक दोस्त है, आदित्यनाथ बंकाला नाम है। रुतबे और रसूख वाला शख्स है, साहिबे जायदाद है। आजकल हैदरुलाजाब में रहता है और तंत्र मंत्र में, कुंडलिनी जगाने में, ऐसी ही और बातों में बहुत रुचि रखता है। उसके बारे में सुना है कि पूरे चांद की रात को और उससे 2 रात पहले और 2 रात बाद चांद का उसके अचेतन मन पर ऐसा खुफिया असर होता है कि वो अनजाने में ऐसी अजीब हरकतें कर बैठता है जिन पर बाद में उसे खुद यकीन नहीं आता। मसलन 9-10 महीने मुंबई में पूरे चांद की रात को नींद में चलने लगा। कहीं से एक चाकू कब्जाया जो कि बाद में उसके तकिए के नीचे मिला। पूछे जाने पर बोला कि उसे नहीं मालूम था कि चाकू उसके तकिए के नीचे कैसे पहुंच गया। नहीं उसे ये मालूम था कि रात को वो नींद में उठकर चलने लगा था। कमाल है। उसकी भांजी उसकी सभी अजीबोगरीब हरकतों की गवाह है, जिसने कि पूर्णमासी और उसके आसपास के 4 दिनों में उसे नींद में चलते अपनी आंखों से देखा है, और वो इस वजह से फिक्रमंद है। फिक्रमंद किस लिए? उस छुरी की वजह से जो कि हाल में बंकाला के तकिए के नीचे से बरामद हुई। वो कहती है, बल्कि पूछती है, जानना चाहती है कि अगर यूं पूरे चांद के असर के हवाले नींद में उसका मामू कोई वारदात कर डाले तो क्या उसे उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? कैसी वारदात? सोचो, ऐसी एक रात में कहीं से वो छुरी उसके हाथ में आ गई जिसकी बाबत वो नहीं जानता वो कहां से उसके हाथ में आई।
उसे लेकर वो कहाँ गया, यूं ही सितारों की गर्दिश के हवाले वो शख्स वो छुरी किसी के सीने में उतार दे तो उसे क्या खबर लगेगी। ओह, आगे सवाल ये है कि क्या यूं हुई वारदात के लिए, किसी के कत्ल के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? मुश्किल सवाल है, तो मुश्किल से जवाब दो। सर, मेरा जवाब किसी गिनती में आने वाला नहीं। इस सवाल का माकूल जवाब कोई कायदे कानून का ज्ञाता ही दे सकता है। फिर भी ये कि अगर ये स्थापित किया जा सके कि तंत्र मंत्र पर भरोसा रखने वालों पर वाकई सितारों की गर्दिश का कोई ऐसा असर होता है, साबित किया जा सके कि उसने जो कुछ किया, अनजाने में किया, बेध्यानी में किया, हरकत और अंजाम दोनों से गाफिल रहकर किया, तो मैं नहीं समझता कि उसे कत्ल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। स्थापित करने के लिए भांजी जो है, चोर चोर मौसेरे भाई, क्या मतलब? मामू ड्रामा कर रहा हो, इरादतन की हरकत को अनजाने में हुई बता रहा हो और भांजी उस बात की तस्दीक कर रही हो, तो ये कि ये महज एक अल्टरनेटिव है, तस्वीर का एक दूसरा रुख है जो कि जरूरी नहीं कि हकीकत हो। फिर क्या बात है? फिर तो दुहाई मामू की और गवाही भांजी की जुगलबंदी चल जाएगी। न चली तो ये कत्ल का एक नई किस्म का मुकदमा होगा जिसका कोई जस्ट और जुडिशियल फैसला सुनाने में जज को भी दिक्कत होगी। सर, क्या मामू आपके दोस्त बंकाला साहब ऐसी कोई वारदात कर बैठे हैं? अरे नहीं भाई, तो ये कि अंदेशा बराबर है। किसको? मामू को? भांजी को? ओह, वो यहां आने वाली है। उसका नाम आस्था पारेख है। उसने मेरे को 11:30 बजे यहां आने को बोला था, लेकिन अब 12:15 बजने को हैं। मैंने एक जरूरी सरकारी मीटिंग में जाना है जिसकी वजह से मैं उसका और इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए मेरी जगह ये काम तुमने करना है। मैंने? हाँ, तुमने। आजकल तुम्हें कोई काम नहीं है, इसलिए। अंडरस्टैंड? यस सर। दीवार को धक्का देने से, उधेड़ कर बुनने वगैरह से तो ये बेहतर काम ही साबित होगा। नो? यस सर। या आजकल वाहियात कामों में ही तुम्हारा दिल लगता है? उनमें भी लगता है, लेकिन सिर्फ उनमें लगता हो ऐसा नहीं है। शुक्र है। मलिक साहब उठ खड़े हुए। वो आती ही होगी। उसकी बात को तवज्जो से सुनना। मुझे सुनाएगी? सुनाएगी। मेरा हवाला दोगे तो सुनाएगी। उसे बताओगे कि तुम खास मेरे कहे पर उसकी बात सुनने के लिए यहाँ मौजूद हो तो सुनाएगी। उसे ऐसा करना मंजूर न हो तो शाम 5 बजे के बाद लौटने को बोलना। आप 5 बजे के बाद लौटेंगे? हाँ। आसानी से समझ में आने वाली बात नहीं थी, लेकिन शुक्र है कि तुम्हारी समझ में आ गई। सुनील हंसा, फिर तत्काल संजीदा हुआ। उसने मेरे को अपनी ही आमद के बारे में बोला था, लेकिन हो सकता है कि बंकाला उसके साथ हो। अगर ऐसा हो तो उसके साथ अदब से पेश आना। बंकाला साहब के साथ? हाँ, यानी कि भांजी के साथ मैं जैसे चाहूं पेश आ सकता हूं? नहीं, उसके साथ भी अदब से पेश आना है। फॉलोड? यस सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। मेरी गैरहाजिरी में तुम यहां मेरी चेयर पर बैठ सकते हो। मेरी मजाल नहीं हो सकती। मजाल करके देखना, शायद हो जाए। आई वोंट डेयर सर। वर्किंग बाटल दाई ओर के बॉटम ड्रायर में है। सर। नाउ रिलैक्स। मलिक साहब वहां से विदा हो गए।
तब सुनील ने उनकी कुर्सी पर जाकर बैठने की मजाल तो सच में न की, लेकिन अपना लक्की स्ट्राइक का पैकेट निकालकर एक सिगरेट उसने फौरन सुलगाया और उसके कश लगाता प्रतीक्षा करने लगा। आस्था पारेख सुनील के तीसरे सिगरेट के दौरान 12:30 के भी बाद पहुंची। वो 23-24 साल की आधुनिक खूबसूरत लड़की थी जिसके बाल बड़े स्टाइल से कटे हुए और रंगे हुए थे और वो एक सादा शलवार सूट पहने थी। कद में 5.5 फुट से कम किसी कदर नहीं जान पड़ती थी और फैशन मॉडल्स की तरह चलती थी। सुनील ने उसका परिचय प्राप्त किया, अपना परिचय दिया और मलिक साहब की जगह अपनी मौजूदगी की वजह बयान की। मलिक साहब, वो बोला, तुम्हारे लंबे इंतजार के बाद यहां से गए हैं। मैं लेट होने के लिए शर्मिंदा हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। एक घातक एक्सीडेंट की वजह से जाम लगा था। शाम तक हटने वाला नहीं लग रहा था। करिश्मा ही जानो कि मैं पहुंच गई। देर आयद दुरुस्त आयद। बहरहाल जो कुछ भी तुम मलिक साहब को कहना चाहती थीं, वो मेरे से कह सकती हो, क्योंकि तुम उनके खास हो। वो मेरे खास हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बतौर फादर गोद लिया हुआ है। वो हंसी, बातें बढ़िया करते हो। फिर बोली, और मुझे आता क्या है? कुंभ राशि हो। हाँ, कुंभ राशि ही होते हैं, चंचल, चपल, खुशमिजाज, लेकिन जरूरत पड़ने पर धीर गंभीर भी। बाई हैबिट हार्ड वर्कर और क्रिएटिव। पत्रकार न होते तो जरूर लेखक होते या कलाकार होते। कलाकार शाहरुख को मात कर देता। एक्टिंग ही कला नहीं होती, कलाएं और भी होती हैं। सारी शाहरुख को मात करना सूझा, हुसैन को मात करना न सूझा, रविशंकर को मात करना न सूझा। मैडम, आई एम सॉरी ऑलरेडी। सो यू आर। वो एक क्षण ठटकी और फिर बोली, एक्वेरियंस की और खूबियां ये होती हैं कि वो भविष्य की फिक्र नहीं करते। तुम करते हो? नहीं। जनहित कार्यों में, चैरिटी में सबसे आगे रहते हो। दूसरों का बोझ अपने कंधों पर ढोने को सदा तैयार रहते हो। विषम परिस्थितियों से जूझने के लिए कभी अपने में ऊर्जा की कोई कमी नहीं पाते हो। इतनी बातें तुमने सिर्फ इतने से जान ली कि मैं एक्वेरियस हूं? रेखाएं भी तो पढ़ी। रेखाएं, ब्राइट आइज। अपना हाथ तो मैंने हाथ की नहीं, हाथ की नहीं तो और कौन सी? मस्तक की। पेशानी से भी बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, और वो पढ़ना तुम जानती हो, हॉबी के तौर पर। यानी कि मामू की भांजी ही नहीं, शागिर्द भी हो। क्या मतलब? भाई, मलिक साहब ने बताया था कि तुम्हारे मामू तंत्र मंत्र में कुंडलिनी जगाने में जब तब से असंभव को संभव बनाने में प्रवीण हैं। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मलिक साहब ने ऐसा ही बोला था। बढ़ा चढ़ाकर बोला। अलबत्ता ये ठीक बोला कि अंकल की ऐसी बातों में दिलचस्पी है और वो कई तरह के जब तब अनुष्ठान आजमाते भी रहते हैं, जिनकी वजह से सितारों की गर्दिश का उन पर असर होता है, खासतौर से पूरे चांद का। कुछ कुछ है तो सही ऐसा, कुछ कुछ। अब तो लगता है कि काफी कुछ। इसी वजह से तो चिंता है। तुम अपने अंकल की शागिर्दी में नहीं हो, इन बातों में नहीं। मस्तक की रेखाएं पढ़ना तुम्हारा अपना शगल है, उसमें तुम्हारे अंकल का कोई दखल नहीं, न कोई दखल नहीं। आई सी। रेखाओं से भविष्य जानना एक साइंटिफिक काम है, रेखाएं हाथ की हो या मस्तक की।
उन्हें पढ़ना साइंस है, तंत्र मंत्र, जादू टोने, जब तब से बिल्कुल जुदा विधा है, जिससे तुम्हारे अंकल का कोई लेना देना नहीं। क्यों कि उनकी आस्था अलौकिक में है, चमत्कारिक में है, ऐसी शक्तियां प्राप्त करने में है जिनसे वो जिसे चाहे भस्म कर दें या अमर कर दें, बर्बाद कर दें या आबाद कर दें। इस हद तक तो नहीं, लेकिन चमत्कारिक शक्तियों को स्वामी बन जाने का सपना तो देखते ही हैं। तुम उन्हें समझाती नहीं हो कि ये सब मिथ्या है? मैं कैसे समझा सकती हूं? मेरे से इतने बड़े हैं वो। कितने बड़े हैं, कितनी उम्र है उनकी? 55। तुम उनके साथ रहती हो? हाँ। तुम्हारे माँ बाप भी उनके साथ रहते हैं? कब से? अगले महीने 4 साल हो जाएंगे। अंकल बहन की औलाद के प्रति जिम्मेदारी ही निभाते हैं या दिल से तुम्हें चाहते हैं? दिल से चाहते हैं। और तुम? मैं भी। तभी तो मुझे उनकी चिंता है। चिंता की वजह यही कि उनकी अलौकिक में आस्था है। वो प्रशिक्षु तांत्रिक हैं और समझते हैं कि चांद सितारों की गर्दिश का उन पर, उनके अचेतन मन पर, उनके अनजाने कार्यकलापों पर असर होता है। हाँ, मुझे मलिक साहब का हुक्म है कि मैं तुम्हारे साथ अदब से पेश आऊं। अदब में मेहमानवाजी भी शामिल होती है, इसलिए सवाल है, क्या पियोगी? लंच का टाइम है, चाहो तो उसका भी प्रबंध हो सकता है। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। जहमत न हो तो मैं काफी पी लूंगी। लो, काफी में कैसी जहमत? एंजल फेस, तुम्हारी बाबत मलिक साहब जैसा मुझे झड़का के गए हैं, उसकी रूह में तो अगर तुम मेरा खून पीने की ख्वाहिश जाहिर करती तो मुझे वो भी तुम्हारी नजर करना पड़ता और साथ में कहना पड़ता कि सरेत सलीम खम है जो मिजाज-ए-यार में आए। वो फिर हंसी। बातें वाकई बढ़िया करते हो। वो बोली। हर किसी ने नहीं, सुनील बोला, सिर्फ तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़कियों से। मैं खूबसूरत हूं? तुम्हारा खुद का क्या ख्याल है? उसने कुछ क्षण सोचा। हूं तो सही, फिर बोली, लेकिन ट्रैफिक जाम में हलकान होकर न आई होती तो शायद ज्यादा खूबसूरत लगती। जैसी हो वैसी भी किसी की मां बहन से कम नहीं हो। वो जोर से हंसी। मैं काफी मंगाता हूं। उसने सहमति में सिर हिलाया। काफी सर्व होने तक दोनों खामोश रहे। तो फिर सुनील बोला, तुम्हारी चिंता का विषय तुम्हारे अंकल हैं? हाँ, वो संजीदगी से बोली, क्योंकि उन पर सितारों की गर्दिश का ऐसा असर होता है कि सोते में उठकर चलने लगते हैं और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगती। हाँ, कब से हो रहा है ऐसा? साल से ऊपर हो गया है। कहाँ शुरू हुआ ये सिलसिला? मुंबई में। तुम लोग पहले वहां रहते थे? हाँ। क्या हुआ था वहां? भाई, तुम मेरे से ऐसे सवाल करोगे जैसे वकील कोर्ट में गवाह से जिरह करता है तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। मुझे बात को अपने तरीके से, अपनी तरतीब से कहने दो। ओके, पहले मैं तुम्हें अंकल की पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहती हूं। मैं सुन रहा हूं। बाय द वे, शादी बनाई? अभी नहीं। अभी तो मैं सिर्फ 23 साल की। अरे तुमने नहीं, तुम्हारे अंकल ने। ओह हाँ, बनाई। एक बागड़ बिल्ली से बनाई। खतरनाक? बहुत ज्यादा। साथ रहती है? नहीं, न सिर्फ साथ रहती नहीं, साथ रहना चाहती भी नहीं। तलाक तो नहीं चाहती? यही चाहती है।
चाहत पूरी कर भी चुकी थी, लेकिन फिर ख्याल बदल गया। क्या मतलब? वो इकबालपुर में रहती है। सितारों की गर्दिश से ताल्लुक रखता अंकल का एबनॉर्मल बिहेवियर जब पहली बार नुमाया हुआ था तो उसने उसी को मुद्दा बनाकर कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी थी, जिसका अहम नुक्ता यही था कि उसको अंकल से जान का खतरा था। सितारों की गर्दिश के हवाले शख्स कुछ भी, उसका खून भी कर सकता है। ये तलाक की मजबूत वजह थी और समझो कि तलाक उसे हासिल हो ही गया था, लेकिन फिर उसका इरादा बदल गया। क्यों? क्या पता क्यों? बिल्ली अपने सारे भेद थोड़े ही देती है। अलहदगी कब हुई थी? वो तो उसके तलाक की अर्जी दाखिल करते ही हो गई थी। तभी से इकबालपुर में रहती है। अलग रहने लायक माली हालत है उसकी? पता नहीं। अपनी जुबानी यही कहती है कि नहीं है, लेकिन हो सकता है कि झूठ बोलती हो। अपनी खस्ता माली हालत की कोर्ट में तो उसने ऐसी दुहाई दी थी कि गुजारे भत्ते की मद में 30,000 रुपए माहाना रकम मुकर्रर करा ली थी, जबकि ऐसे मामलों में मैंने सुना है कि 1,000 रुपए भी नहीं मिलते। तुमने ठीक सुना है। उसको 30,000 माहाना की रकम कैसे हासिल हो गई? किसी तकनीकी नुक्ते से और मैजिस्ट्रेट की हमदर्दी से हासिल हो गई। वो रकम असल में आन अकाउंट है। आन अकाउंट दुवाट? एलिमनी। तलाक फाइनल हो जाने पर मर्द औरत को एलिमनी का देनदार होता है और वो रकम तब तक अदा होती रहनी होती है जब तक कि औरत दोबारा शादी नहीं कर लेती। वो 30,000 की रकम सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट इन एलिमनी अमाउंट मुकर्रर हुई है। आम बात तो नहीं ये? दुरुस्त। लेकिन वो औरत भी तो आम नहीं। वो भी तो बहुत खास समझती है अपने आप को। तुम्हें नापसंद जान पड़ती है। सख्त? नाम क्या है? सुदेश। काफी मर्दाना नाम है तो सही। खूबसूरत है। कटखनी बिल्ली खूबसूरत क्या बदसूरत क्या? जवाब दो। है तो सही खूबसूरत। धंधीवानी? ये भी कोई पूछने की बात है? तलाक तो बहाना है असल में अंकल से माल खींचने का, और यूं माल खींचने का उसे पुराना तजुर्बा है। मतलब मनोहर मुंजाल नाम के एक शख्स से पहले भी शादी कर चुकी है। तलाक और प्रॉपर्टी सेटलमेंट और एलिमनी के पचड़ों में जिसे उसने कंगाल करके छोड़ा था। बेचारे की ये हालत हो गई थी कि एलिमनी का चेक नहीं भिजवा पाता था, लेकिन उसे उस पर कोई तरस नहीं आता था। उल्टे गिरफ्तार करा देने की धमकी देती थी। वो फाइनेंशियली ऐसा एक्सपोज हुआ था कि उसके बैंकर, क्रेडिटर सब उसके खिलाफ हो गए थे। सड़क पर आ गया था बेचारा। इससे बीवी को क्या हासिल हुआ? ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की जान लेने जैसा काम हुआ। पता नहीं क्या हुआ और क्या स्ट्रेटेजी थी उस औरत की। लेकिन ये हकीकत अपनी जगह कायम है कि उसने अपने पहले पति को बर्बाद कर दिया था और अब वैसा ही हश्र वो अंकल का करना चाहती है। समझती है कि जो शख्स उसके अंगूठे के नीचे रहना नाकबूल करता हो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मनोहर मुंजाल का आखिरी अंजाम क्या हुआ? मर गया बेचारा। खुदकुशी कर ली। उसके बाद सुदेश ने तुम्हारे अंकल से शादी की? हाँ। लेकिन क्यों की? तलाक लेने के लिए की। तलाक लेने के लिए शादीशुदा होना जरूरी होता है न? कमाल है। वो खामोश रही। खामोशी से उसने काफी का एक घूंट भरा। तुम्हारे अंकल की माली हैसियत कैसी है? बढ़िया है। कितनी बढ़िया है? दौलतमंदों में शुमार होता है उनका। होता है। अंकल की शादीशुदा जिंदगी कितना अरसा चली? मुश्किल से 1.5 साल।
लिहाजा बुढ़ौती में शादी की। 53 प्लस के आदमी को बूढ़ा तो नहीं कहा जा सकता। मे बी यू आर राइट डियर। फिर वो कहते नहीं हैं कि आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। कहते तो हैं। लेट मैरिज की कभी कोई वजह न बताई। कहते हैं टाइम ही न लगा। लगा तो 1.5 साल पहले लगा। हाँ, बीवी की क्या उम्र है? इस वक्त 28। ऐसा वो कहती है, घट बढ़ खुदा जाने, या बीवी जाने। हाँ, बीवी का ये दावा किस बिना पर था कि उस तुम्हारा अंकल से, अपने खाविंद से जान का खतरा था। बिना वो ही सितारों की गर्दिश थी जिस पर मेरे को तो एतबार तक नहीं आता, लेकिन जिसके अंकल पर हावी होने का उसका दावा था। हुआ क्या था? पूरे चांद की एक रात को अंकल नींद में चलने लगे थे। चलते चलते अपने बेडरूम से बाहर निकल आए थे और किचन में से ये लंबा चाकू निकाल लाए थे। उनकी बीवी का, ऑनरेबल मिसेस सुदेश बंकाला का दावा है कि अंकल वो चाकू उसके कलेजे में उतार देने ही वाले थे, जबकि वो दौड़कर बेडरूम में घुस गई थी। उसने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया था, यूं अपनी जान बचाई थी, और फिर पुलिस को फोन कर दिया था। आनन फानन पुलिस पहुंची थी तो उन्होंने अंकल को नाइट ड्रेस पहने एक हाथ में चाकू लिए और दूसरे हाथ से बेडरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते दरवाजे पर खड़ा पाया था। इस बाबत अंकल का क्या कहना था? यही कि उन्हें नहीं मालूम था कि उनके हाथ में चाकू कहां से आया और वो बेडरूम के दरवाजे पर खड़े क्या कर रहे थे। पुलिस को यकीन आ गया। वो हिचकिचाई, ओह कम ऑन, इट्स ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड। नहीं। फिर क्या हुआ? अंकल को ज़हनी तौर पर बीमार करार दिया गया और उन्हें किसी काबिल साइकियाट्रिस्ट की शरण में जाने की राय दी गई। उन पर पूरे चांद का असर हावी था, इस बात को कोई खातिर में न लाया। कोई सुन के राजी नहीं था। किसी ने ये जरूर कहा कि हिप्नोटिज्म के असर में कोई ऐसी हरकतें कर सकता था, लेकिन कोई खुद को हिप्नोटाइज तो नहीं कर सकता न। किसी दूसरे शख्स ने अंकल को हिप्नोटाइज किया हुआ था तो अंकल से उस शख्स का नाम लेने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे। कोई ऐसा शख्स होता तो वो उसका नाम लेते न। ये कहाँ का वाकया है? मुंबई का। उसके बाद क्या हुआ था? अंकल को साइकियाट्रिस्ट की शरण में जाना तो कबूल नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी निगाह में वो अपनी उस हरकत की वजह जानते थे, ये कि उन पर पूरे चांद का साया सवार था। हाँ, लेकिन इतना उन्होंने जरूर किया था कि अपने बिजनेस को मुकम्मल तौर पर अपने पार्टनर विष्णु मेहता के हवाले कर दिया था और यहाँ आकर हैदरुलाजाब में बस गए थे, जहाँ उनकी एक विशाल कोठी है। ये हैदरुलाजाब वो ही जगह है न जो राजनगर और तारकपुर के बीच में पड़ती है और जो फार्म हाउसिंग का इलाका है। हाँ, अंकल की कोठी भी एक फार्म हाउस में ही है, लेकिन अंकल के मुंबई रहने की वजह से फार्म हाउस उजड़ा पड़ा है। आईसी, उस वाकये के बारे में तुम्हारा अपना जाती ख्याल क्या है? क्या अंकल पर वाकई पूरे चांद का जलवा जलाल हावी था? अपना जाती ख्याल मैं जाहिर कर चुकी हूँ। मेरे को एक बार नहीं आता कि चांद सितारे हम धरती के नश्वर प्राणियों पर ऐसा असर दिखा सकते हैं। एतबार न आना जुदा बात होती है, लेकिन कोई बात हो ही न सकना जुदा बात होती है। बहुत से लोगों को बहुत सी बातों पर एतबार नहीं होता, लेकिन वो फिर भी वाकया होती हैं। वो सोचने लगी, अंकल की बात पर बेएतबारी दिखाने का मतलब तो ये होगा कि वो सब उनका प्रपंच था। वो सच में ही अपनी बीवी का कत्ल करना चाहते थे और ऐसा करते रंगे हाथों पकड़े गए थे तो चांद सितारों की गर्दिश के हवाले होने की दुहाई देने लगे थे। नहीं नहीं, उसने तुरंत विरोध किया,
मैं सपने में भी अपने अंकल का तसव्वुर बतौर कातिल नहीं कर सकती। तो फिर कबूल करो कि उनका तंत्र मंत्र आपे से बाहर हो गया है। वो सच में सितारों की गर्दिश के काबू में हैं और ऐसी हरकतें करते हैं जिनकी बाबत बाद में उन्हें कुछ याद नहीं पड़ता। वो कई क्षण खामोश रही। भई आखिरकार बोली, अकल तो नहीं मानते कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं हकीकत को झुठला भी तो नहीं सकती। इसलिए क्योंकि हकीकत को झुठलाओगी तो तुम्हें अपने अंकल को होमिसिडल मैनियाक करार देना होगा। और भी वजह है। वो दबे स्वर में बोली। और क्या वजह है? आज पूर्णमासी है। कल पूर्णमासी से एक दिन पहले का दिन था और बकौल अंकल वो दिन भी अपना असर दिखाने में पूर्णमासी जैसी ही दमदार होता है। इस बात के मद्देनजर कल रात अंकल के सोने चले जाने के बाद मैंने उनके बेडरूम को चुपचाप लॉक कर दिया था। लेकिन आज सुबह मैंने कुछ ऐसा देखा था जिससे लगता था कि रात को किसी वक्त अंकल अपने बेडरूम से बाहर निकल आए थे। ऐसा क्या देखा था? सुनील उत्सुक भाव से बोला। आज सुबह उनका हालचाल जानने के लिए मैं उनके बेडरूम में गई थी तो मैंने उनके तकिए के नीचे से एक छुरी का हैंडल झांकता पाया था। क्या मतलब हुआ इसका? सिवाय इसके और क्या मतलब हो सकता था कि पिछली रात वो फिर नींद में चलते डाइनिंग रूम की वॉल कैबिनेट तक पहुंच गए थे और वहां से एक छुरी निकाल लाए थे। तब तुमने क्या किया था? मैंने तकिए के नीचे से छुरी को निकाला था और उसे वापस उसकी जगह पर पहुंचा दिया था। अंकल को बिना इस बाबत कुछ बताए। हाँ, जब तुम बेडरूम में दाखिल हुई थीं, तो तुमने दरवाजे का अनलॉकर पाया था। हाँ, जबकि पिछली रात तुम कहती हो कि दरवाजे को तुमने खुद लॉक किया था। हाँ, तब अंकल कहाँ थे? अटैच्ड बाथ में नहा रहे थे। लिहाजा तुम्हारी वहां आमद की, तकिए के नीचे से छुरी बरामद करने की उन्हें कोई खबर नहीं लगी थी। हाँ, अब माजरा क्या है? माजरा ये है कि इस ताज़ातरीन वाक़ये के बाद मेरा दिल गवाही देने लगा है कि अंकल को मेडिसिनल या साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है, जिसके लिए कि वो मेरे कहे से तैयार नहीं होने वाले और कोई और कहने वाला मेरी निगाह में है नहीं। अंकल ने एक बार खुद जिक्र किया था कि ब्लास्ट के मालिक बी के मलिक साहब उनके जिगरी दोस्त थे। लिहाजा कोई और कहने वाला मलिक साहब हो सकते हैं। आईसी अंकल अभी थोड़ी देर में यहां पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में? लेकिन मलिक साहब तो शाम तक उपलब्ध नहीं हैं। दैट्स टू बैड। अंकल को तो इमीडिएट फ्रेंडली काउंसलिंग की सख्त जरूरत है। ऐसा क्यों? शादी करने जा रहे हैं ना? क्या? हाँ। किससे? एक डॉक्टर है जिसे वो अपनी डे टू डे हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए रेगुलर कंसल्ट करते हैं। रचना निगम नाम है। इंडिपेंडेंट लड़की है। कई बार तो 2-2, 3-3 दिन हैदरुलाजाब में ही रह जाती है। ये भी वजह होगी उनमें इंटीमेट रिलेशंस बनने की। हाँ, कितनी उम्र है? 30-32 साल तो होगी। 1-2 साल और ज्यादा भी हो सकती है। डाइवोर्सी है? नहीं। विधवा? नहीं। दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। क्या मतलब? इस बात की क्या गारंटी है कि वो भी धंधीवानी नहीं है? गारंटी? क्या? शादी की उसकी एक अहम शर्त है, वो शर्त गारंटी है। कैसी शर्त? ये कि अंकल पहले उसे अपनी संपत्ति से कानूनन बेदखल करें, तभी वो उनसे शादी करेगी। संपत्ति से बेदखल करें क्या मतलब?
वसीयत करें कि नई बीवी उनकी विरासत में हिस्सा नहीं बंटा सकती या मालिक नहीं बन सकती। नहीं तो अंकल अपनी वसीयत में उसके लिए कोई प्रावधान छोड़ते हैं तो वो उसे कबूल होगा, लेकिन वो ऐसा अग्रीमेंट एडवांस में चाहती है जिसके तहत अंकल की जिंदगी में उनकी संपत्ति पर उसका कोई हक नहीं होगा, न किसी गुजरे भत्ते पर, न तलाक की सूरत में किसी एलिमनी पर, न एक मुश्त प्रॉपर्टी सेटलमेंट पर। कमाल है। ऐसा वो इसलिए चाहती है ताकि उस पर धनलोलुप होने का लेबल न लगे, उस पर ये इल्जाम न आए कि उसने दौलत पर निगाह रखकर एक उम्रदराज शख्स से शादी करना कबूल किया। हाँ, वेरी नोबल ऑफ हर। हौसले का काम है जनाना फितरत के खिलाफ जाकर ऐसा कदम उठाना। कुछ अपना माल पानी पल्ले है उसके, कुछ है ऊपर से डॉक्टर है, जरूरत आन पड़ने पर कमा खा सकती है। ऐसी सेल्फलेस बीवी आज के जमाने में कहाँ मिलती है। फिर शादी में क्या देरदार है? उन दोनों की तरफ से कोई देरदार नहीं, अड़ंगा किसी और की तरफ से है। पहली बीवी की तरफ से, सुदेश की तरफ से। हाँ, जो कि तुम कहती हो कि तलाक बस हासिल कर ही चुकी है। हाँ, उसकी तरफ से क्या अड़ंगा है? वो क्या है कि तलाक तब जल्दी और बिना अड़चन के होता है जबकि वो म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी रजामंदी से हो। ऐसे तलाक की कोर्ट से सहमति हो जाने के बावजूद 6 महीने बाद कोर्ट में उस बाबत सेकंड मोशन दाखिल करनी पड़ती है और उसके बाद ही तलाक फाइनल होता है। अब वो घड़ी आई है तो सुदेश एकाएक कोर्ट में ये दुहाई देने की तैयारी करने लगी है कि उसके साथ धोखा हुआ है। अंकल ने अपनी माली हैसियत की बाबत उससे झूठ बोला था, उसे बहुत कम करके पेश किया था। दूसरा दावा वो ये पेश करने जा रही है कि अंकल का दिमागी तवाजन खराब है जिसकी वजह से एक ऐसी गंभीर हत्यारी प्रवृत्ति उन पर हावी है कि उन पर काबू न रखा गया तो वो किसी का कत्ल कर सकते हैं, कोई आत्मघाती कदम उठा सकते हैं। आई बात समझ में? नहीं? अरे भाई, वो काइयां औरत कोर्ट से अपने आप को अंकल की संपत्ति का कस्टोडियन नियुक्त कराना चाहती है। क्या कहने? तू कौन मैं खामखा। तलाक की फाइनल डिक्री इशू हो जाने तक तो उसे खामखा कहकर दरकिनार नहीं किया जा सकता। अंकल को इस बात की खबर है? क्यों न होगी? इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत फिक्रमंद हैं। सुनील कुछ क्षण खामोश रहा। एक बात बताओ, फिर बोला, जब बीवी खाविंद पर बकायदा इल्जाम लगा रही है कि वो दीवाना है, उसे उससे जान का खतरा है, तो तलाक के लिए आपसी रजामंदी क्यों कर हो गई? शुरू में न हुई। वो बोली जब बीवी ने तलाक की अर्जी दाखिल की थी तो तब नहीं थी। आपसी रजामंदी 4 महीने बाद कोर्ट में तीसरी पेशी पर जाहिर की गई थी। क्यों? क्योंकि तब तक अंकल को दिखाई दे गया था कि क्यों तलाक चाहती थी और इस वजह से तलाक बिना वो मानने वाली नहीं थी। आपसी रजामंदी की वजह से तलाक जल्दी होता है, वरना ऐसे केस कोर्टों में सालों घिसटते हैं। उन्होंने ये बात सुदेश को समझाई तो उसके वकील ने भी उसे सही कदम करार दिया। नतीजतन कोर्ट में म्यूचुअल कंसेंट की, आपसी रजामंदी की अर्जी दाखिल की गई। तो तलाक हुआ क्यों नहीं? तुम मेरी बात तवज्जो से नहीं सुन रहे हो। तुम्हारा ध्यान कहीं और है। थोड़ी देर के लिए बिपाशा बासु की ओर गया था लेकिन अब लौट आया है। तुमने क्यों कहा ऐसा? अरे, मैंने कहा था कि कोर्ट में तलाक की अर्जी मंजूर हो जाने के बावजूद
म्यूचुअल कंसेंट रिकॉर्ड में आ जाने के बावजूद उस बाबत 6 महीने बाद कोर्ट में सेकंड मोशन दाखिल करनी पड़ती है। आईसी, शुक्र है। अब तुम चाहती क्या हो? इतनी देर से और मैं क्या बता रही हूं? 2 टूक बताओ, नटशैल में बताओ। मैं चाहती हूं कि अंकल को किसी हमदर्द से फ्रेंडली काउंसलिंग हासिल हो और अगर उन्हें सच में किसी डॉक्टरी इमदाद की जरूरत है तो। तभी फोन की घंटी बजी। सुनील ने कॉल रिसीव की। तुम्हारे अंकल, फिर वो माउथपीस पर हाथ रखता बोला, ऑफिस में पहुंचे हुए हैं। अरे, वो उछलकर खड़ी हुई। इस बाबत तुम्हें मालूम तो था। मलिक साहब तो कहते थे कि तुम्हारे अंकल यहां तुम्हारे साथ ही आने वाले थे। गलत कहते थे। कोई मुगालता लगा उन्हें। मैं तो छुप के यहां आई हूं। लेकिन तुमने खुद तो कहा था कि वो मलिक साहब से मिलने यहां आने वाले थे। हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं उनके आने से बहुत पहले यहां से जा चुकी होती। उस ट्रैफिक जाम ने सब बखेड़ा कर दिया। उन्हें मेरी यहां मौजूदगी की खबर नहीं लगनी चाहिए। है कहां वो? रिसेप्शन पर। यहां से निकासी का कोई और भी रास्ता है जो कि रिसेप्शन से होकर न गुजरता हो? सुनील ने उसे वो रास्ता समझाया। मैं जाती हूं। वो बोली, अंकल को मत बोलना कि मैं यहां आई थी। प्लीज। प्लीज तो हुआ, लेकिन अभी रुको तो सही। नहीं, मैंने अभी तुमसे कुछ और पूछना है। फिर कभी। इतना तो बता के जाओ कि घर में कोई ऐसा शख्स है जिसके कत्ल के तुम्हारे अंकल तमन्नाई हो। है तो सही, लेकिन इस बाबत मैं कोई दावा नहीं कर सकती, इसलिए मेरा कुछ कहना, मुझसे पूछना बेकार है। मैं चली। बगुले की तरह वो वहां से रुखसत हुई। आदित्यनाथ बंकाला बहुत सजधज वाला शख्स निकला, जिसके उम्रदराज होने की चुगली कोई बात करती थी तो वो। उसके अधपके लेकिन घने और बड़े स्टाइल से तराशे हुए बाल थे। वो इखरे बदन का था, दरमियाने कद का था। उसके नक्शिक सुथरे थे। ऊपरी होंठ पर रौबदार मूंछ थी। चेहरे पर अच्छी तंदुरुस्ती की चमक थी और वो एक उम्दा सूट पहने था। अपनी भवों के बीच वो भस्म का काला टीका लगाए था। सुनील ने उसे भी अपना परिचय दिया, सादर कुर्सी पेश की और मलिक साहब की गैरहाजिरी की वजह बयान की। आई होप यू डोंट माइंड सर। सुनील चेहरे पर खेदपूर्ण मुस्कुराहट लाता बोला। वाट? बंकाला बोला, ओह नो, नेवर। सच पूछो तो तुम्हारे बॉस से मेरी मुलाकात इतनी जरूरी भी नहीं थी। जी। उसके यहां न मिलने से कोई नुकसान हुआ तो ये हुआ कि एक अरसे बाद अपने एक जिगरी के साथ लंच करने का मौका हाथ से निकल गया। मैं आपके लिए लंच का प्रबंध करूं? अरे नहीं भाई, लंच ने तो कंपनी का जरिया बनना था बस, वरना मुझे भूख कहाँ है। तो चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? उसने सुनील के सामने और उससे थोड़ा परे मेज पर पड़े कॉफी के कपों पर उड़ती निगाह डाली। लगता है, फिर बोला, कोई हड़बड़ी में यहां से रुखसत हुआ। कॉफी भी पूरी न पी। आई करेक्ट माई सेल्फ। रुखसत हुई। कैसे जाना जनाब? उस कप के रिम पर लगी लिपस्टिक से जाना। ओह, मेरी भांजी तो यहां नहीं आई थी। आपकी भांजी? वो कौन है? यानी कि नहीं आई थी। आई होती तो ये सवाल न होता। नहीं, जी हां, मेरी भांजी की बतौर हॉबी एस्ट्रोलॉजी में रुचि है। वो हाथों की लकीरें ही नहीं, चेहरे को भी पढ़ लेती है। मेरे को तो उसने प्रैक्टिस के लिए ही अपना सब्जेक्ट बनाया हुआ है।
कुछ न कुछ बताती ही रहती है। मंगल शुक्र के घर में पहुंच गया है। राहु केतु से झिक झिक कर रहा है। चांद और सूरज आपस में फ्यूज हो गए हैं। मेरे यिंग और यांग का बैलेंस बिगड़ गया है। मैं थर्ड डायमेंशन में सरक रहा हूं वगैरह। अब ये बात जुदा है कि यकीन नहीं आता। कभी यकीन आ जाता है तो खीज होती है कि क्यों यकीन आया। ऐसा क्यों भाई? होता हवाता तो कुछ है नहीं, लेकिन बात जेहन से निकलती नहीं। ये वैसी ही बात है जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए और आप रास्ता बदल लें तो लगता है कायरता का काम किया, न बदले तो लगता है कि नाहक पंगा लिया। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आई थिंक आई डू सर। हम मूल रूप से आदिवासी हैं, इसलिए हमारे संस्कारों में जादू टोनों का, गंडे ताबीजों का, झाड़ फूंक वगैरह का मेजर रोल है। मैं आधुनिक समाज का हिस्सा बन गया, इसलिए मेरे पर से वो असर कदरन घट गया, लेकिन ऐसी बुनियाद मुकम्मल तौर से तो खत्म नहीं हो जाती ना। यू आर राइट सर। आज सुबह भांजी ने मेरी बाबत भविष्यवाणी की कि मेरे को फ्रेंडली काउंसलिंग की जरूरत थी, जो कि मुझे किसी ऐसे शख्स से हासिल होगी जिसके नाम में 5 अक्षर आते थे। मैंने इधर बसे अपने गिने चुने फ्रेंड्स के नामों को रिव्यू किया तो 5 अक्षर वाला नाम तुम्हारे बॉस का सूझा। MALIK। नो? यस। लेकिन देख लो, मुलाकात तो न हुई मलिक से। पहले से मुकर्रर अपॉइंटमेंट के बावजूद मुलाकात न हुई। सर, उन्हें एकाएक एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना पड़ गया। वजह कोई भी हो, नतीजा देखो क्या निकला। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन भांजी की भविष्यवाणी तो सच न हुई। मुकम्मल तौर से तो गलत भी न हुई। मतलब मलिक साहब ने मुझे खास तौर से आपको रिसीव करने के लिए अपॉइंट किया है। एनी फ्रेंड ऑफ बॉस इज ए रिस्पेक्टेड फ्रेंड ऑफ माइन। और शायद ये महज इत्तेफाक ही नहीं है कि मेरे नाम में भी 5 अक्षर आते हैं। SUNIL। सुनील। उसने कुछ क्षण उस बात पर मनन किया, लेकिन फिर बोला, ये तुम्हारा फर्स्ट नेम है, जबकि मलिक मेरे दोस्त का सरनेम है। दुरुस्त, लेकिन उनका प्रचलित नाम मलिक साहब है। यहाँ 3/4 लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि बॉस का फर्स्ट नेम क्या है। बलदेव कृष्ण है। और 5 अक्षर से न बलदेव बनता है न कृष्ण बनता है। राइट सर। मुझे अभी आगे तो बढ़ने दीजिए। ओह सॉरी, मेरा प्रचलित नाम सुनील है। 3/4 लोगों को मेरे सरनेम की वाकफियत नहीं, जो कि चक्रवर्ती है। लिहाजा प्रचलित नाम को प्रचलित नाम से तोला जाए तो पलड़े बराबर होते हैं। वेरी स्मार्ट इंडीड। जैसे तैसे तुमने स्थापित कर ही लिया कि मेरी भांजी की भविष्यवाणी गलत नहीं हुई। बाई दी वे, तुम्हें एस्ट्रोलॉजी में विश्वास है? सर, मैं और तरह का आदमी हूं। सुनील सावधानी से सवाल से कन्नी कतराता बोला। मतलब मैं अपना भविष्य जानने का तमन्नाई नहीं। अतीत भुला देने के काबिल है क्योंकि वो बीत गया। वर्तमान चल रहा है। तो तुम्हारी निगाह में भविष्य जानना बेमानी है? होनी तो हो कर रहे, अनहोनी न होए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो तो होए। भविष्य जानना एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत की तरह होता है। अपना अपना नजरिया है सर। यू गो योर वे, आई गो माई वे। वो तनिक हड़बड़ाया। सर, शैल आई नाउ ऑर्डर कॉफी फॉर यू? यस। वैसे ही हड़बड़ाए स्वर में वो बोला, प्लीज। सुनील ने फोन पर कॉफी पर ऑर्डर दिया। तुम जरूर अपने बॉस के खास हो, बंकाला बोला।
हूं तो सही। सुनील बोला, आपने कैसे जाना? भाई, मेरे को रिसीव करने के लिए मलिक ने अपनी पावर्स तुम्हें डेलीगेट की तो खास ही होंगे। बजा फरमाया आपने। लिहाजा जो फ्रेंडली काउंसलिंग मुझे तुम्हारे बॉस से हासिल होनी थी, वो तुमसे भी हासिल हो सकती है, अगर आप ऐसा समझें तो। अगर आप मुझे इस इज्जत अफजाई के काबिल समझें तो। मैं अपनी भांजी की तरह चेहरा तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन तुम्हारे बारे में सेफली कह सकता हूँ कि काफी जहीन नौजवान हो। जरनवाजी का शुक्रिया जनाब। इसलिए अपनी प्रॉब्लम तुमसे डिस्कस करने में मुझे कोई एतराज नहीं। सो नाइस ऑफ यू सर। बहरहाल आप इत्मीनान रखिए, जो कुछ भी हम दोनों के बीच डिस्कस होगा वो मलिक साहब तक जरूर पहुंचेगा, और उनकी राय मेरी राय से जुदा होगी तो वो आप तक जरूर पहुंचेगी। गुड। अब सुनो क्या माजरा है। माजरा ये है कि मेरी बीवी सुदेश ने, जो कि आजकल इकबालपुर में बसी हुई है, वहां के कोर्ट में मेरे खिलाफ तलाक का केस दाखिल किया हुआ है। तलाक फाइनल होने ही वाला है, तो अब वो तलाक नहीं चाहती। उसे एकाएक याद आ गया है कि वो भारतीय नारी है, और भारतीय नारी का अपने पति से जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। लिहाजा अब वो अपनी तलाक की अर्जी खारिज करके कोर्ट में ये दावा पेश करना चाहती है कि मेरे दिमाग में नुक्स है, मैं पगला गया हूँ और मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, जो कि वो पतिव्रता पत्नी जन्म जन्मांतर की संगिनी ही मुझे दे सकती है, क्योंकि मेरा उससे ज्यादा करीबी इस दुनिया में कोई नहीं। इस दावे का हासिल, ये भी कोई पूछने की बात है। ये दावा करती उसकी अपील कोर्ट में मंजूर हो गई तो वो आकर मेरी नकेल थाम लेगी और बतौर कस्टोडियन मेरी सारी संपत्ति पर काबिज हो जाएगी। लेकिन आप कहते हैं कि तलाक फाइनल होने वाला है। हुआ तो नहीं न। फाइनल सेकंड मोशन दाखिल होने के बाद होगा, लेकिन मेरी बीवी अगर अपनी तलाक की अर्जी ही वापस ले लेगी तो सेकंड मोशन की तो नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि वो गैर जरूरी हो जाएगी। तलाक की अर्जी आप भी तो दे सकते हैं। दे सकता हूं, लेकिन अर्जी देते ही तलाक नहीं हो जाता। अभी जो काम बिल्कुल सिरे पर पहुंचा हुआ है, मैं अर्जी दूंगा तो वो मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा। अभी तलाक म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी समझौते से हो रहा है। तब लड़ झगड़ कर होगा और पता नहीं कब होगा। मेरे मौजूदा हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं तलाक का इंतजार कर सकूं, क्योंकि आप शादी करना चाहते हैं। वो सकपकाया, उसने अपलक सुनील की तरफ देखा। तभी चपरासी काफी ले आया, जिसकी वजह से सुनील को संभलने का मौका मिल गया। काफी लीजिए सर, वो मीठे स्वर में बोला। तुम्हें कैसे मालूम मैं शादी करना चाहता हूं? पूर्ववत उसे घूरता बंकाला बोला। अंदाजा लगाया। तलाक की जल्दी उसी को होती है जो फिर शादी की तैयारी किए बैठा हो। ओह, ऐसे तलाक की अर्जी वापस हो जाती है? हो जाती है। 6 महीने बाद सेकंड मोशन का प्रावधान है ही इसी वजह से कि शायद दोनों पक्षों में सुलह हो जाए। अब कोर्ट में मेरी बीवी का यही दावा होगा कि हम दोनों में सुलह हो गई है। हो गई है? नहीं, लेकिन वो अपने दावे पर कायम है। कुछ दिन पहले उसने मुझे पुछ पुछ करती बड़ी डिप्लोमेटिक चिट्ठी लिखी थी, जिसकी बाबत मेरे से चूक ये हुई कि मैं उसे उसका जवाब लिख बैठा। अब वो उसी चिट्ठी को कोर्ट में इस बात के सबूत के तौर पर पेश करने वाली है कि तलाक की बाबत मेरा इरादा बदल गया है। उसके तरकश में दूसरा तीर ये है कि मैंने उसके साथ धोखा किया, क्योंकि मैंने अपनी असली माली हैसियत को उससे छुपा कर रखा। वो इकबालपुर में क्यों रहती है?
क्योंकि वहां सनातन रोड पर मेरी एक कोठी है जिसे कि वो कब्जे हुए हैं। जब मैंने मुंबई से शिफ्ट किया था तो हम लोग हैदराबाद में ही आकर बसे थे, लेकिन वहां का माहौल उसे काटा था क्योंकि वहां और लोग भी मेरे साथ रहते थे। कुछ दिन मेरे साथ हैदराबाद रहने के बाद चेंज का बहाना करके वो इकबालपुर चली गई थी और फिर वापस नहीं लौटी थी। उसने मेरी वहां वाली कोठी कब्जा ली थी और फिर तलाक की अर्जी दे दी थी। अर्जी उसने दी थी तो फिर आपसी रजामंदी कहां से आ गई? बाद में आई न। पहले तो तलाक की वजह उसने ही बयान की थी कि मैं एक जालिम मर्द था और मुतवातर उस पर जुल्म ढाता था, इस हद तक कि वो मुफलिसी की जिंदगी जीने को मजबूर थी। अपना वो सॉन्ग एंड डांस ड्रामा उसने ऐसी कामयाबी से अदालत में पेश किया था कि मैजिस्ट्रेट ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर आउट ऑफ दी वे जाकर उसके लिए 30,000 रुपए महीने का गुजारा भत्ता मुकर्रर कर दिया था। असल में मुफलिसी वाली कोई बात नहीं थी, नहीं थी, हो ही नहीं सकती थी। पहले एक शादी कर चुकी है जिसमें उसने अपने पति को ऐसा निचोड़ा था कि बेचारा पाई पाई का ऐसा मोहताज हो गया था कि अपनी माली दुश्वारियों से निजात पाने के लिए उसे खुदकुशी करनी पड़ी थी। अपनी बीवी की फितरत से आप पहले वाकिफ नहीं थे? नहीं था न। तब तो मैं उसके सम्मोहन में ऐसा जकड़ा गया था कि अक्ल पर पर्दा पड़ गया था। अक्ल का अंधा तो निगाह के अंधे से भी ज्यादा दयनीय शख्स होता है। यू सैड इट सर। बीवी के अब एकाएक तलाक से कशनी कतराने लगने की वजह तुम समझ तो चुके हो। उसे भनक लग गई है कि मैं फिर शादी करने की फिराक में हूं जो कि तलाक बिना नहीं हो सकती। नतीजतन अब वो मेरी आजादी मुझे फरोख्त करना चाहती है, उसकी भारी कीमत वसूल करना चाहती है। कर पाएगी? हो सकता है। क्यों भला? उसने उत्तर न दिया। वो काफी चूसकने लगा। क्योंकि आप इश्क में गिरफ्तार हैं? क्योंकि आप समझते हैं कि नई बीवी की फितरत पुरानी बीवी से जुदा होगी? समझता नहीं हूं। जी जानता हूं। ओह, बुढ़ापे का इश्क जवानी के इश्क से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। गुस्ताखी माफ सर, आप तो गए काम से। मुझे कोई एतराज नहीं। किस बात से? काम से जाने से। ऐसे काम से मैं पहले भी जा चुका हूं। जब मैंने सुदेश से शादी की थी तब भी मैं कोई नौजवान पट्टा नहीं था। ओह। सुनील एक क्षण ठिठका और फिर बोला, तो ये है आपकी इकलौती प्रॉब्लम जिसके तहत बकौल आपकी भविष्यवक्ता भांजी आपको फ्रेंडली काउंसलिंग की जरूरत थी। हाँ, लेकिन इकलौती नहीं। यानी कि और भी हैं? कई हैं। मसलन मेरा बिजनेस पार्टनर विष्णु मेहता जो कि मुंबई में है। भाई, जब बिजनेस वहां है तो पार्टनर वहीं तो होगा। मुझे मुंबई एकाएक छोड़नी पड़ी थी। इसके कारणों में से एक मेरी तंदुरुस्ती भी था। मुझे हवा पानी में तब्दीली की राय दी गई थी जिसके कारण एकाएक वो खामोश हो गया। उसके चेहरे की नसें यूं खिंच गईं कि वो विकृत लगने लगा। आंखें झपकने लगीं और हाथ पांव यूं ऐंठने लगे जैसे उसे कोई दौरा पड़ रहा हो। यू ऑल राइट सर? सुनील व्यग्र भाव से बोला। उसने उत्तर न दिया। उसने अपने दोनों कांपते हाथों से अपना माथा थामा और मुंह खोलकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लगा। यस, आखिरकार वो कदरन कमजोर लहजे में बोला, आई एम ऑल राइट नाउ। क्या हुआ था? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ था। लगता था जैसे कोई दौरा पड़ा हो। मिर्गी का?
वो उपहासपूर्ण स्वर में बोला, नहीं नहीं, लेकिन अब क्या बोलूं? दौरा तो नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी एकाएक ऐसा कुछ होता है कि हाथ पांव ऐंठने लगते हैं, नसें फड़कने लगती हैं। वजह? उत्तेजना, नर्वसनेस। लेकिन अभी तो आप न उत्तेजित थे न नर्वस थे। तुम्हें क्या मालूम? ये भी ठीक है। मुझे क्या मालूम? बहरहाल आप अपने बिजनेस पार्टनर की बाबत कुछ कह रहे थे। हाँ, वो क्या है कि मेरा पार्टनर विष्णु मेहता एक आला दिमाग शख्स है जिसमें खोज की, आविष्कार की स्वाभाविक क्षमता थी, लेकिन जो लक्ष्मी की कृपा से पूरी तरह से महरूम था। जब वो मुझे मिला था तो वो वर्सोवा के इलाके में झोंपड़पट्टे से जरा बेहतर जगह पर रहता था। वहां घर के पिछवाड़े के अहाते में साइबान डालकर वो तरह तरह के मशीनी कलपुर्जों की ईजाद में अपना तकरीबन वक्त सर्फ करता था। तब उसने एक ऐसा मिक्सर ग्राइंडर बनाया था जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट नॉर्मल से आधी थी, लेकिन कार्यक्षमता में डबल था, और जो एक अडेप्टर लगाने पर 12 वोल्ट की बैटरी से भी चलता था। लेकिन उसका एक प्रोटोटाइप पीस बनाने में ही उसकी गांठ का सारा पैसा खर्च हो गया था, और उसमें अपनी उस ईजाद को पेटेंट कराने की भी क्षमता नहीं बची थी। ऐसे माहौल में वो मेरे को मिला था, तो मेरी माली इमदाद से उसने एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की थी, जो कि आज की तारीख में मेहता इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से जाना जाने वाला एक बड़ा कारखाना है, और जिसका मैं साइलेंट पार्टनर हूँ। मेहता इंजीनियरिंग वर्क्स का बिजनेस धुंधाधार चल रहा था, जबकि अपने डॉक्टर की सलाह पर मुझे मुंबई छोड़ देनी पड़ी थी, और मैं सब कुछ विष्णु मेहता के हवाले करके यहाँ आ गया था और हैदरुल आजाब वाली अपनी कोठी में रहने लगा था। विष्णु मेहता मुझे मुंबई से बिजनेस की स्टेटस रिपोर्ट्स और अकाउंट्स भेजता रहता था, जिससे मैं यहाँ रहता भी मुंबई में चलते बिजनेस के टच में रह सकता था। फिर एक दिन एकाएक उसने मेल भेजी कि वो एक खास मुद्दे पर राजनगर आकर मेरे से बात करना चाहता था। जवाब में मैंने उसे मेल भेज दी कि वो जब चाहता आ सकता था। वो आया? हाँ, आया, लेकिन अकेला न आया। साथ में करसन राय चेलानी नाम का एक काइया वकील लेकर आया, जिस की बाबत पहले तो वो बोला कि वो उसका दोस्त था जो इत्तफाकन उसके साथ था, फिर बोला कि वकील था और अपनी कारोबारी हैसियत में उसके साथ था। ये कबूल करने के बाद ये बात खुलकर सामने आई कि वो दोनों बिजनेस से मेरा पत्ता काटना चाहते थे, क्योंकि बिजनेस फल फूल गया था। हाँ, क्योंकि आप साइलेंट पार्टनर थे और वो वर्किंग पार्टनर था। नहीं, इस वजह से वो मुझे बाहर नहीं कर सकते थे। वर्किंग पार्टनर होने की उसे मोटी तनख्वाह मिलती थी, जो कि मुझे नहीं मिलती थी। इस बात के अलावा कंपनी का जैसा मालिक वो था, वैसा मैं था। तो फिर कैसे वो आपको बाहर करते? मुझ पर ये इल्जाम लगाकर कि मैं कंपनी के हितों के खिलाफ काम कर रहा था। चोरी छिपे मैं कॉम्पिटिटिव बिजनेस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था, जो कि कंपनी की साख बिगाड़ सकता था, बिजनेस को रसातल में पहुंचा सकता था। आप ऐसा कुछ कर रहे थे भाई, जैसे मैंने उसकी मुफलिसी की हालत में उसका आसरा दिया था और उसकी ईजाद को प्रमोट किया था, वैसे मैं और लोगों को भी गाहे बगाहे शह देता था। ऐसे एक नौजवान इन्वेटर के साथ मेरी चिट्ठी पत्री थी किसी तरीके से, जिसकी जेरोक्स कापियां उन लोगों ने हासिल कर ली थीं और उनको ये साबित करने के लिए हथियार बनाने लग गए थे कि मैं कंपनी के हितों के खिलाफ कार्य कर रहा था। उनकी असल मंशा क्या थी? मंशा बताई तो है मैंने। वो मेरी पार्टनरशिप खारिज करना चाहते थे और मुझे बिजनेस से बाहर करना चाहते थे। वो चाहते थे, लेकिन चाहत को अंजाम कैसे देते?
उनकी मंशा मुझे किसी ऐसे सेटलमेंट के लिए मजबूर करने की थी जो कि मेरे लिए सरासर घाटे का सौदा होता। किसी को यूं मजबूर करने का एक दूसरा नाम भी होता है, ब्लैकमेल। जी हाँ, तो समझ लो ढके छुपे तौर पर वो मुझे ब्लैकमेल ही करना चाहते हैं। आई सी। मुझे अपने पार्टनर की इस हरकत का उतना दुख नहीं है जितना दुख इस बात का है कि अपनी चाल उसने दोस्ती की आड़ में चली, गोद में बैठकर दाढ़ी मूंदने का काम किया। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द ही पूरे चांद की रात के अगले भाग में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।